की गजलों के उस वातावरण से अभी निकल नहीं पा रहा हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के दौरान हिंदी विषय के आलोचना प्रश्न पत्र में जिन एक समालोचक ने मुझे बहुत बड़ा प्रभाव मुझ पर डाला, वे थे विजयदेव नारायण शाही। और ये एक सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में ही हमने उनकी जन्मशती मनाई। वे एक कवि के साथ समालोचक भी थे। उनका लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, एक ऐसा लेख है जिसने नई कविता संबंधी विमर्श को नया प्रस्थान दिया कि आखिर में कविता के केंद्र में कौन हो। उनका स्पष्ट मत था कि साहित्य तथा अन्य कला रूपों का प्रयोजन है बारंबार बदलते समय में मनुष्य को परिभाषित करना। पुराने रूपों को दोहराते रहने से इस प्रयोजन की सफलता और कविता की सार्थकता संभव नहीं हो सकती। खैर, हमारी आज की समीक्षा का केंद्र बीडीएन शाही नहीं बल्कि आदरणीय डॉक्टर साहब, लेकिन उनकी गजलों में वही सार्थकता और प्रयोजन अपने पूर्ण रूप में दिखता है जिसकी बात कभी विजयदेव नारायण शाही ने कही थी। किसी भी रचना की समीक्षा से पूर्व यदि रचनाकार के व्यक्तित्व, विचारधारा और मन स्थिति को जान लिया जाए तो रचना में हमें कितने गहरे तक उतरना है सहज अनुमान लग जाता है। और डॉक्टर साहब की आयु इस समय 75 वर्ष के आसपास है, लेकिन साहित्य सृजन और नित नया साहित्य पढ़ने की जैसी ललक उनके भीतर दिखती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। हर साल उनकी लाइब्रेरी में पुस्तकों, शब्दकोशों, पत्रिकाओं की वृद्धि तो होती ही रहती है। इसके अलावा इस उम्र में और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में भी उनकी कुछ नया जानने और करने की अदम्य इच्छा प्रेरणाप्रद है। और अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि आशीष, मेरा मन कर रहा है कि रेखता का एक कोई कोर्स आया है तो मेरा उसमें एनरोलमेंट कर दो, तो हम उससे गजलें कुछ सीखने की भी हमारे अंदर एक इच्छा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब हम लोग अभी 35 की उम्र में हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं क्या पढ़ें, सबसे बड़ा संकट पढ़ने का है, और डॉक्टर साहब उस उम्र में एक नई किताब लेकर हमेशा सामने रहते हैं कि नहीं आज हम ये वाला उपन्यास पढ़ रहे हैं, भला लेखक की ये नई कहानी संग्रह आया है, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इस मामले में डॉक्टर साहब अपने आप में अद्भुत हैं। उम्र के साथ जब लोग ईश्वर के प्रति घोर आशावादी हों, सब कुछ नियति का करा धरा मानते हों, या व्यवस्था की दुरूहता उनके भीतर निराशा घर कर दे, डॉक्टर साहब उसी उम्र में व्यवस्था के नकारापन से संघर्ष करते दिखते हैं। जिस व्यवस्था ने गरीबों, मजदूरों, सामान्य लोगों के शोषण को ही अपना ध्येय बना लिया है, उनकी रचनाएं कैसे इन आदमखोरों के चेहरे से नकाब उतारती हैं। उनकी गजल की 2 पंक्तियां कि अब कैसे सांस लेंगे यही सोच रहे हैं, इस मुल्क की कुछ लोग हवा बेच रहे हैं, और वो स्वयं चिकित्सा के पेशे से हैं। और ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर दवाइयों या मेडिकल से जुड़ा हुआ व्यक्ति का ना पड़ता हो किसी से पाला, किसी डॉक्टर से या मेडिकल एजेंसियों से। और जिस क्षेत्र में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, डॉक्टर साहब वहां पर अपने क्लिनिक में बैठकर केवल 50 रुपए में अपने मरीज का अगर इलाज कर रहे हैं, और दूर दूर से मरीज केवल ये सुनकर आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब की दवाइयाँ फायदेमंद तो है ही, साथ ही साथ डॉक्टर साहब का ये ध्येय रहता है कि हम किसी गरीब का शोषण न करें, जितना संभव हो कम से कम में उसका इलाज कर पाएं। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत चीज़ है, और जिसे मैं कहता हूँ कि वो जो लिखते हैं उसको सबसे पहले अपने जीवन में ढालते हैं। उनकी गजलें देश के संसाधनों पर डाका डालने वाले पूंजीपतियों, नेताओं, अधिकारियों का ही काला चिट्ठा नहीं खोलती,
बल्कि देश की सीमाओं के पार भी हर उस मनुष्य की पीड़ा में हमदर्द बनती दिखती हैं जो पूंजी और पावर से त्रस्त हैं। जब दुनिया रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, फिलिस्तीन के युद्धोन्माद से सशंकित है, पूंजीवादी व्यवस्था पैसे की धमक से छोटे देशों पर टैरिफ का फंदा डालकर उनकी उन्नति का गला घोटना चाह रही हो, तो उनकी गजल व्यथित मन से कहती है, चीखों पर चीखें, लाशों पर लाशें हैं, ये आप किस तरह की दुनिया बनाए हैं। यह सब कहने के लिए जिस ईमानदारी की और खुददारी की आवश्यकता होती है, वह डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व से होती हुई उनकी गजलों में उतरती है। ईमानदारी की इससे अच्छी और सरल व्याख्या क्या होगी कि जिनका पक्का ईमान है साहब, उनका कच्चा मकान है साहब। अपनी रचनाओं में यही ईमानदारी बरतने की उनकी जिद उन्हें अपने आसपास के गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों की बात लिखने के लिए कलम उठवाती है। उनकी गजलें तब और प्रासंगिक उठती हैं जब गजलों गीतों के अधिकांश स्वर प्रेम, विरह के सत्ता के प्रशस्त गान तक सीमित हो, और तब वह किसी गांव के बेरोजगार की आप बीती लिखने बैठ जाते हैं कि उसके हाथों को गांव में काम नहीं, उसके हाथों को गांव में काम नहीं, अब शहर जाकर वह रिक्शा चलाएगा। अगर अमृत वर्षा के कालखंड में भी यह बेरोजगारी है, तो उनकी गजलें उन जिम्मेदारों को भी खोज कर लाती हैं जो इस विद्रूपता के कारकों में से हैं। उनकी गजल की ये पंक्तियां सचेत करती हैं कि परिवार और पार्टी के लिए गरीबों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले वे लोग कौन हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनके टोटके क्या हैं और उनकी कमजोर नब्ज कौन सी है। वो एक जगह लिखते हैं कि राजा को कौन मार सकता है, उसकी तोते में जान है साहब, और साथ उसके संभल कर रहिएगा जिसकी मीठी जबान है साहब। जनता को कुछ लोगों ने मीठी जबान से, लोक लुभावन नारों से ठगा, तो कुछ ने उनका शोषण नियम कानून के मकड़ जाल में उलझाकर। लेकिन डॉक्टर साहब की गजलें जिस विचारधारा से प्रेरित हैं, वह इन तत्वों से डरने वाली नहीं है। उनकी कलम चीख चीख कर कहती है, दर्द मजलूमों का लिखना है उम्र भर, उनमें नहीं है हम जो कलम बेच रहे हैं। दर्द मजलूमों का लिखना है उम्र भर, उनमें नहीं है हम जो कलम बेच रहे हैं। उनकी कलम इसी तेवर के साथ अपनी बात लिखती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। अब जब अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं, तो एक चीज और कि डॉक्टर साहब बड़े अव्यवहारिक हैं। वे लंबे समय से साहित्य साधना में जुटे हैं, लेकिन वे अधिक मंचों पर नहीं दिखते हैं, किसी गुट में नहीं है। वे भीड़ की डिमांड पर गजलों में प्यार नहीं लिखते हैं, गजलों में दुनिया का रंगीन चित्र नहीं खींच पाते। वे थोड़े से व्यवहारिक अगर बन जाएं, तो उनके पीछे चलने वालों का हुजूम हो जाए। लेकिन मेरी इस गलत धारणा को फिर से वीडियन शाही दुरुस्त करते हैं। तार सप्तक में जिक्र किए गए उनके 25 सीलों में उनका चौथा सील है, जो कहता है कि नितांत अव्यवहारिक होना नितांत ईमानदार अक्लमंदी का लक्षण है। और जिस समाज में नितांत अव्यवहारिक कोई नहीं रह जाता, वह समाज रसातल में चला जाता है। वर्तमान समय में लोग अपनी सुविधानुसार जिस तरह व्यवहारिक बन रहे हैं, वह राजनीति और समाज में तो चिंताजनक है ही, साहित्यकारों का भी व्यवहारिक बन जाना बड़ी चिंता का विषय है। जहां वे मंच के लिए, छपने के लिए, स्वयं के अभिनंदन के लिए मूल्यों तक से समझौता कर रहे हैं। इस धुंधलके में आदरणीय डॉक्टर साहब की गजलें हमें आश्वस्त देती हैं कि अभी रचनाकार का जमीर जिंदा है, उनका स्वधर्म उन्हें स्मरण है। शायद तभी उनकी पंक्तियां लोगों को सूक्तियों की तरह कंठस्थ हो जाती हैं। अपनी सामर्थ्य भर मैंने कुछ कहने की कोशिश भर की, जबकि उनकी रचनाओं का फलक बहुत विस्तृत है। उनकी गजल की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अब भी धूप मेरे साथ चलती है, राह के दरख्तों का कोई किरदार नहीं है। इसे खूब सोच कर समझ कर पढ़िए, जिंदगी है 2 पन्नों का अखबार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।